स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अभी अभी हाल ही में आपका CGPSC प्री का एग्ज़ाम हुआ है और आगे ये कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों द्वारा कि बहुत सारी वैकेंसीज जो है आने वाली है, जैसे एडीयू है, छात्रावास अधीक्षक है, पटवारी है। वैकेंसी कभी भी आए, चूंकि चुनाव है तो हो सकता है जल्दी आ जाए, लेकिन आपको अपनी तैयारी सुदृढ़ रखनी होगी। और जिस हिसाब से पिछला पीएससी का पेपर गया है, आपको बहुत ढंग से और कॉन्सेप्ट लेवल में तैयारी करने की आवश्यकता है। जैसा मैं ऑफलाइन क्लास में हमेशा कहता हूं कि आप लोग जो है वो ग्रास रूट लेवल पे एकदम नीचे से लगाकर हाईआर्की तक जितना भी है आप तैयारी करें। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए मित्रों, शून्य से लेकर एडवांस लेवल तक की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तो उसी क्रम में हम लोग जो है वो एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें ग्राम पंचायत व्यवस्था के साथ साथ किसी एक और सब्जेक्ट को, जो आपके एडीओ बेसिस के सब्जेक्ट हैं, उनमें से किसी एक को और बाकी सभी एग्जाम में वो काम आ जाए, इस प्रकार के दो विषयों को हम लोग लेकर आएंगे जिसमें एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक की तैयारी आपको पूर्ण रूप से करवाएंगे। करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पेन लेना है, कॉपी लेना है, घर में आराम से, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया, कूलर चालू करना है और नोट्स बनाते हुए लिखना है। कई लोग ऐसे होंगे जो इन सब चीजों को पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी गारंटी है मित्रों आपको नए तथ्य मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो आप बिल्कुल पढ़ाई कीजिए तन मन धन से। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम से पहले बहुत सारे विषयों को करवा दें। ठीक है, चलिए, तो उसी क्रम में आज क्लास 1 है और आज आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल, आज पंचायत की समितियां, पंचायत का इतिहास और पंचायती राज की जो समितियां बनी थी उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पंचायत की जो समितियां, से पहले थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, इसी को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो इस देखिए, हिंदी में जितने भी शब्द हैं वो शब्द अपनी परिभाषा स्वयं कह देते हैं। ठीक है, स्थानीय मतलब स्थान, ई प्रत्यय लगा है मित्रों। ई प्रत्यय का मतलब होता है संबंधवाचक प्रत्यय, स्थान से संबंधित जो लोग हैं। जैसे कोई गांव है, एक स्थान हो गया, गांव से संबंधित जो लोग हैं वो स्थानीय है। और स्व और शासन से मिलकर बना है। स्व मतलब अपना और शासन मतलब उस पर नियंत्रण रखना। ठीक है, तो स्थानीय लोगों द्वारा अपने काम काज के लिए नियम कानून स्वयं बनाना, ये क्या है? स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, तो इसकी जो अवधारणा कहाँ से आई, तो ये ध्यान अगर आप लोग रखे होंगे ढंग से, तो हम लोग अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कई सारे काल में जो है वो ग्राम महत्वपूर्ण इकाई होती थी। ग्राम को इकाई मानकर कई सारे ग्रामीण गांव का प्रमुख कहलाता था, प्रधान गांव का प्रमुख कहलाता था। इस प्रकार कई सारी जो है वो देखे। लेकिन अगर हम यथार्थ रूप में बात करें, इसको सही रूप में परिणित करने का कार्य किसने किया, तो हम लोग देखते हैं लॉर्ड मेयो ने। दोस्तों, भारत में बात करें तो लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने की अनुशंसा की है। देखिए, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं था, परंतु लिखने में समय ज़्यादा वेस्ट होता है और आपको ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है और पूरे डिटेल के साथ हम इस पर बात करेंगे। तो लॉर्ड मेयो ने दोस्तों भारत में स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें किसने की थी, तो लॉर्ड मेयो ने की थी, परंतु उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे आते हैं लॉर्ड रिपन के काल में, तो लॉर्ड रिपन ने दोस्तों स्थानीय संस्थाओं की मजबूती हेतु 1982 में एक प्रस्ताव रखा था। स्थानीय स्वशासन, गांव के लोगों को शासन देने के लिए 1982 में एक प्रस्ताव रखा था और इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का दोस्तों मेगना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेगना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, किसके लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए जो संस्थाएं हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए किसने रखी थी? लॉर्ड रिपन ने रखी थी। यहीं से बहुत सारे प्रश्न आपके बनने चालू हो जाएंगे। ठीक, चूंकि लॉर्ड रिपन पहला व्यक्ति है जिसने स्थानीय स्वशासन को मजबूती देने के लिए ये प्रस्ताव रखा था, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसका? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यहाँ पर कई सारे
जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्या क्या? पहला, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। दूसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का जनक किसे कहा जाता है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं का जनक किसे कहा जाता है। और इसे बार बार घुमा के पूछ देते हैं और हम लोग एक ही चीज जानते हैं पंचायती राज में, बलवंत राय मेहता समिति, है ना। तो उससे हमको बाहर निकलना है और नए प्रश्नों को ध्यान से समझना है और इसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या क्लियर हो गया, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को नहीं। ठीक है, हम लोग एक ही जब बनते हैं पंचायत तो बलवंत राय मेहता ही ध्यान में रहता है हमारे दिमाग में। ठीक है, चलिए। हाँ, एक शब्द और आया है दोस्तों, मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा से मेरे ख्याल से आप सभी परिचित होंगे। मेग्ना कार्टा क्या है, किसे कहते हैं। यदि मेग्ना कार्टा शब्द से परिचित नहीं है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैंने तो पहले ही बता दिया, मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना कार्टा एक प्रकार का समझ लीजिए अधिकार पत्र, क्या कहते हैं, अधिकार पत्र। और डिटेल जानना है ये कहाँ से आया, क्या हुआ, तो मैं आप कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं जानते होंगे मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है मित्रों। ठीक है, किसको, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंग्लिश में भी आ सकता है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो है, स्थानीय स्वशासन जिसको हम लोग कहते हैं, वो राज्य सूची का विषय है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। ठीक है, देखिए हम लोग अगर बात करें भारत में मुख्यतः, तो भारत में गांधीयन फिलॉसफी थी, गांधी जी की विचारधारा थी। और उनकी विचारधारा ये थी कि अगर देश को आगे बढ़ना है, देश को विकास करना है, तो सबसे पहले हमको गांवों का विकास करना पड़ेगा। ठीक है, और वो चाहते थे कि गांव को, मोस्टली गांव के जितने काम है, कार्य है, उनको उसके लिए क्या पावर्स प्रदान किया जाए, शक्ति प्रदान की जाए। किसको, गांवों को। ठीक है, विलेजेस को। तो अगर हम लोग गांवों को शक्ति दे देंगे तो वो अपना विकास स्वयं करेंगे, जिससे देश का विकास हो पाएगा। तो इस प्रकार की अवधारणा थी। और उनके कई लोग ये मानते हैं कि गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इस कारण से क्या है कि वो उनकी विचारधारा को वहां महत्व नहीं दिया गया, लेकिन ये बात गलत है। ज्यादातर संविधान सभा के जो सदस्य थे वो गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे और उनकी विचारधाराओं से ही वो प्रेरित थे। ठीक है, तो उन्होंने ये बात रखी थी कि पंचायती राज संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए, उसको जो है वो संविधान में शामिल कर दिया जाना चाहिए। लेकिन उस समय संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा ग्राम पंचायत के गठन का सिर्फ उल्लेख था। ठीक है, तो ये इसलिए था क्योंकि एक और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे मित्रों, उनका कहना था कि अभी जो है देश आजाद हुआ है और हमारा गांव जो है वो गांव में इतने लोग साक्षर नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि अगर उनको अभी पावर्स दे दिया जाए, शक्ति प्रदान कर दिया जाए, तो उनका वो विकास कैसे करेंगे, क्या उनकी रणनीति होगी, इस प्रकार से समझ विकसित नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसको बाद में किया जाए, बिल्कुल इसका उल्लेख जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन इसको जो है वो बाद में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी बात रखी थी, जिसके कारण इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया। और अनुच्छेद 40 में आप जानते हैं ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया। इसका मतलब इसको लेकर आप जो है वो कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, और इसको लागू कौन करेगा, राज्य लागू करेगा। ठीक है, तो कर तो दिया था, लेकिन इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है इसके लिए कार्यक्रम आगे बनाया। ठीक है, लागू को कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसके लिए 1952 में दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक लागू किया गया पूरे भारत में। ठीक है, उद्देश्य इसका था गांवों का विकास करना, गांव में क्या परेशानियां हैं, गांव की जो है वो लोकेलिटी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाए, उनका विकास कैसे किया जाए, और उनको विकास करने में हमारी तरफ से और क्या मदद की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर एक
1952 में कार्यक्रम बनाया गया जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम नाम दिया गया। ठीक है, और उसी प्रकार एक और कार्यक्रम बनाया गया मित्रों, जैसे राष्ट्रीय सविस्तार योजना 1953 में बनाया गया। ठीक है, और ये दोनों कार्यक्रम बनाने के बाद कुछ समय तक, लगभग 4-5 साल तक ये देखा गया कि इससे गांव का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या स्थितियां हैं। और इन दोनों संस्थाओं की जांच हेतु, ये जो दो संस्थाएं बनी थी गांवों के विकास के लिए, ये दोनों संस्थाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कितना सफल हुए हैं, इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की गई, जो पंचायती राज संस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और पहली कमेटी थी, जिसको कई मतलब अनेकों बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग ऐसे कमेटी जिनको कई बार पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण है, उनके सारे जो है वो रिकमेंडेशन को देखेंगे, सिफारिशों को देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उन दोनों संस्थाओं की जांच हेतु ये याद रखिएगा, योजना आयोग द्वारा किया गया था इसका। ठीक है, इसका गठन जो है वो योजना आयोग द्वारा किया गया था। बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे 1957 में, इसीलिए बलवंत राय मेहता को, इस समिति को बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये पहली समिति थी मित्रों, बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में गठित हुई थी। ठीक, गठन जनवरी 1957 में हुआ था, रिपोर्ट इसने नवंबर 1957 में दिया था। तो जनवरी से नवंबर करीब 8 महीने के आसपास के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। योजना आयोग द्वारा गठित था। क्या सिफारिशें की थी, तो देखिए, मैं तो यहाँ बहुत सारी चीजें लिख दिया हूँ। एक्चुअल में मैं आपको इसका जो है भूमिका वो बताना चाह रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समिति को का गठन जो किया था, उसके बाद बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट दी। तो पंडित नेहरू ने पूछा कि क्या ये दोनों जो हम लोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना, ये दो योजना जो हम लोग बनाए थे, वो सफल रहा कि नहीं रहा। ठीक है, ये पूछा। किसने पूछा, तो ये पूछा नेहरू जी ने बलवंत राय मेहता जी से। बलवंत राय मेहता जी ने कहा कि आपने जो दो योजनाएं बनाई हैं, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह नाकाम रही हैं, असफल रही हैं मित्रों। ठीक है, तो नेहरू जी ने पूछा क्यों असफल रही। ठीक है, कारण क्या थे, तो उन्होंने बताया कि जहां पर लोगों की भागीदारी होनी थी, जहां पर लोगों का विकास होना था, वहां पर लोगों की भागीदारी ही नहीं है। और दूसरा, लोगों के बजाय जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों का ज्यादा विकास हो रहा है, क्योंकि वो पूरा पावर जो है वो सेंटर, पावर ऑफ सेंटर जो है वो आपके मंत्रालय में आके गठित हो गया है। ठीक है, तो ये तो लोगों की इसमें तो भागीदारी है ही नहीं, तो इसमें लोगों का विकास कैसे होगा। यहाँ अधिकारियों का विकास ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने इसी समय दोस्तों एक शब्द दिया था, उस शब्द को आप याद रखेंगे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या दिया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का दिया था इन्होंने शब्द, विकेंद्रीकरण। तो उन्होंने पूछा कि फिर क्या किया जाना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा। तो उन्होंने बताया, बलवंत राय मेहता जी ने, कि जो पावर सेंटर में आकर केंद्रित हो गई है, उसको क्या कर दीजिए, आप पूरी चारों ओर फैला दीजिए। मतलब गांवों को पावर आप दे दीजिए, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कीजिए। ठीक है, तो कैसे कैसे किया जाना चाहिए, तो उसने पूरी अपना रिपोर्ट बताई। और इसीलिए जो है बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। सिफारिशें क्या थी, तो मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की। तो इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कि कैसे करें, तो उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला परिषद हो, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत समिति हो, और गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाए, तो इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था, जबकि ब्लॉक पंचायत समिति व जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। ठीक है, इसके लिए मेहता समिति ने, मैंने अभी बात की थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। ठीक है, क्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण,
इस कारण से बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, न कि पंचायत राज संस्था का। इसको याद रखेंगे दोस्तों, किसका? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, पंचायती राज संस्था का नहीं कहा जाता। तो दो चीजें आप याद रखेंगे, क्या? पहला जो है वो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को। ठीक है। मेहता समिति के सिफारिश को पंडित जी ने एंटरटेन किया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में पंचायती राज व्यवस्था लागू की दोस्तों। कब? 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के बगदरी ग्राम में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ठीक है। उसके बाद 3 अक्टूबर, 3 नहीं ये 11 है मित्रों, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू करने वाला ये दूसरा राज्य था। ठीक है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न बन जाएगा अब। ठीक है, तो तीनों को याद रखिएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक हमारे बलवंत राय मेहता, और पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं मित्रों। और ये कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है, तो इसको आप बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। इसके बाद कई सारी समितियां बनी, कई सारे सरकारों ने अपने हिसाब से जो है वो समितियां बनाई थी, जिसमें से दूसरा जो समिति है आपको ढंग से ध्यान रखना है, बी.आर. राव समिति। क्योंकि समितियों का क्रम पूछा जाता है मित्रों, क्या कि बलवंत राय मेहता समिति, बी.आर. राव समिति, जी.वी.के. राव समिति और जो है वो गॉडगिल समिति, इनको क्रम से जमाइए। ठीक है। पहला प्रश्न इस प्रकार से देता है कि इन समितियों को आप क्या करेंगे? क्रम से जमाएंगे। तो क्रम आपको याद रखने के लिए आपको डेट याद रखना पड़ेगा, कब पहले कौन बनी थी, सेकंड कौन बनी थी। दूसरा, ऐसे 4 समितियों का नाम दे देगा आपको और पूछेगा इनमें से कौन सी समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। ठीक, तो इसके लिए भी आपको समिति का नाम याद होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी समितियों को आप ध्यान से लीजिएगा जानकारी में। ठीक है। तो बी.आर. राव समिति 1960 में बनी थी, पंचायती सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित एक समिति थी। नेक्स्ट बात करें, एच.बी. मिश्रा समिति 1961 में पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्य समिति थी। इनका जो है वो आप छोटा छोटा ही चीज है, देखिए सांख्यिकी, पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित समिति, इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कोई ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि इसने जो इसका जो रिकमेंडेशन था वो कुछ खास नहीं था, इसको जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उन उद्देश्यों को ही आप ध्यान में रखेंगे। जैसे पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्य समिति थी कौन सी? एच.बी. मिश्रा समिति 1961 में। नेक्स्ट बात करें, बी. ईश्वरन अध्ययन समिति 1961। तो बी. ईश्वरन अध्ययन समिति 1961 में बनी थी। ये पंचायती राज शासन पर अध्ययन के लिए गठित की गई थी। किस पर? पंचायती राज व्यवस्था जो लागू है उसका अध्ययन करने के लिए। फिर नेक्स्ट 5वीं समिति थी के संथानम समिति 1963 में। संथानम समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा एवं पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन पर गठित समिति थी। ठीक है, तो ये समिति क्यों गठित की गई थी? सिर्फ इसके उद्देश्य को याद रखेंगे, मैंने पहले ही बताया, क्रम से और एक संबंधित जो है वो पंचायती राज से है कि नहीं, इससे पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद है दया चौबे समिति 1976 में मित्रों। ठीक है, तो ये समिति को ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है आपका अशोक मेहता, इंपॉर्टेंट सभी समितियां हैं, नाम और डेट तो याद रखेंगे ही। अशोक मेहता समिति 1978 में, आप सबको पता है मित्रों 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, और मोरारजी सरकार ने जो है वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर इनको नया जो है वो
पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए और उसमें जांच कराने के लिए एक नई समिति, उच्च स्तरीय समिति थी, ये गठित किया था अशोक मेहता की अध्यक्षता में। अशोक मेहता ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश किसने की थी? तो आप ढंग से याद रखेंगे, अशोक मेहता ने की थी। ऑप्शन आएगा LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी जी, ठीक है, LM सिंघवी समिति जो बनी थी, लेकिन उन्होंने भी इसको जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। किसने? LM सिंघवी समिति ने मित्रों। और हमको यही याद रहता है जिसके आधार पर जो है वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, जो संशोधन किया गया था। तो हमको यही याद रह जाता है कि सिफारिश इसे नहीं की थी। नहीं, पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी। तो इसको आप ढंग से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अशोक मेहता ने कहा कि द्विस्तरीय पंचायत, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल ब्लॉक स्तर पर पंचायत की बात कही थी, ग्राम स्तर पर पंचायत की बात नहीं कही थी। तो ये इनको नकार दिया गया क्योंकि हमारा जो बुनियाद था वो गांव से ही तो हमको वो स्वशासन सौंपना था, ठीक है। और इन्होंने गांव की ही न बनाने की बात की, तो इनके जो है अनुशंसा को नकारा गया। पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण देने की भी अनुशंसा इन्हें की थी अशोक मेहता ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की मैंने अनुशंसा की। पंचायतों में ST SC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने की अनुशंसा की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समिति ने पंचायती राज वित्त निगम स्थापना का भी सुझाव दिया था। तो इन सभी समितियों को, सिफारिशों को अशोक मेहता का आप ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी जी, इन सभी की सिफारिशों को ढंग से ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक था दांतेवाला समिति, 1978 में गठित थी दांतेवाला समिति। देखिए अशोक मेहता समिति ने क्या किया, द्विस्तर पर, तो उसको तो नकार दिया गया। ये खंड स्तर पर, केवल मंडल स्तर पर, एक स्तर पर जो है वो पंचायती राज बनाने की सिफारिश कर रहे थे, तो इसको तो देखा ही नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है GVK राव समिति 1985, ठीक है। नहीं मित्रों, इसके बाद एक और है, उसको याद रखिएगा, छूट गया है। एक है हनुमंत राव समिति, ठीक है, हनुमंत राव समिति, इसको भी सिर्फ नाम बस याद रख लीजिए। हनुमंत राव समिति 1984 में गठित हुई थी, ठीक है। ये भी पंचायती राज संस्था के संबंध में गठित समिति थी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1985 में GVK राव समिति गठित की गई थी। 1985 में समिति के द्वारा वित्त आयोग के गठन, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा? GVK राव द्वारा, ठीक है। GVK राव ने वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा तथा नौकरशाही व्यवस्था की आलोचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो बिना जड़ की घास कहा था, ठीक है। तो बिना जड़ की घास किसने कहा था? GVK राव जी ने कहा था, और नौकरशाही व्यवस्था की आलोचना की थी, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लक्ष्मीमल सिंघवी, जिसकी मैं बात कर रहा था, LM सिंघवी जी 1986 में। राजीव गांधी जी ने, दोस्तों राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय लक्ष्मीमल सिंघवी एक कानून के जानकार व्यक्ति थे, राजस्थान थे, उनको बुलाया और उनको ये एक समिति गठित की उनकी अध्यक्षता में। और चूंकि लक्ष्मीमल सिंघवी कानून के जानकार थे, सीधा डायरेक्ट बात करने वाले थे, तो उन्होंने लक्ष्मीमल सिंघवी ने दोस्तों अपनी अध्ययन के बाद अपना रिपोर्ट पेश किया और डायरेक्ट जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए करके उन्होंने सिफारिश कर दी। किसने? लक्ष्मीमल सिंघवी ने। लक्ष्मीमल सिंघवी ने आगे कहा कि गांव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
एवं ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया जाए। ठीक है, ग्राम सभा की भी महत्ता पर जोर दिए जाने की सिफारिश इन्होंने की थी। आगे बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अभिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। न्यायिक अभिकरण जानते ही हैं, कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में बहुत सारे विवाद और भी पहले से केसेस पेंडिंग होते हैं, तो न्यायिक अभिकरण की स्थापना का भी जो है वो सुझाव दिया था LM सिंघवी जी ने। इसी समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु 64वां तथा नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा हेतु 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में लोकसभा में लाए गए थे। तो LM सिंघवी जी की बातों को सुझाव को ग्रहण करके राजीव गांधी सरकार द्वारा जो है दोस्तों इसमें 64वां तथा 64वां पंचायती राज संस्थाओं हेतु और नगर पालिकाओं के संवैधानिक अधिकार हेतु 65वां संविधान संशोधक 89 में लोकसभा में लाया गया। और आप जानते ही हैं उस समय लोकसभा क्या हो गई थी, भंग हो गई। और आप ये भी जानते हैं कि यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो पेंडिंग लोकसभा में जितने भी पेंडिंग बिल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है और भी समितियां बनी थी, लेकिन इसके बाद 2 साल जो है वो लगातार एक हमारे चंद्रशेखर जी की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार लगातार बनी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाए। ठीक है, और उस समय और भी समितियां बनी, जैसे हम बात करें PK थुंगन समिति 1998 में, ये संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति थी या केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबद्ध समिति थी PK थुंगन समिति। इन्होंने जो सिफारिशें दी, एक पंचायत को संवैधानिक अधिकार दिया जाए जो लक्ष्मीमल सिंघवी जी द्वारा कहा गया था, दूसरा 5 वर्ष का कार्यकाल हो, तीसरा आरक्षण की बात कही थी। ठीक है, इसके बाद एक और समिति जो अंतिम समिति बनी थी मित्रों, वो है गॉडगिल समिति। ठीक है, गॉडगिल समिति 1988 में बनी थी। गॉडगिल ने जो है वो PK थुंगन की बातों को ही जो है वो आगे बढ़ाया था। 1988 में VN गॉडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया। समिति ने निम्न अनुशंसाएं दी: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए जो पहले कहा गया था, गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए, पंचायत के सभी तीनों स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेवारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे तथा उन्हें क्रियान्वित करेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने, जमा करने का अधिकार होगा। तो इस प्रकार की जो पुरानी बातें थी मित्रों, उसको PK थुंगन ने और गॉडगिल ने दोहराया था। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे, जब 1991 में मित्रों VP सिंह की सरकार बनी तो PV नरसिम्हा राव की जब सरकार बनी तो उस समय मित्रों 73वां संविधान संशोधन जो लाया गया था वो किसकी सिफारिश को एंटरटेन किया गया था? LM सिंघवी की। बहुत ढंग से याद रखेंगे, ठीक है, किसके? LM सिंघवी की सिफारिशों के आधार पर जो है वो 73वां संविधान संशोधन जो विधेयक जो है वो अधिनियम, जो फिलहाल अधिनियम बन चुका है, विधेयक लाया गया था। ठीक है, ये 24 अप्रैल सन 1993 को संविधान संशोधन लागू हुआ। इस कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल। क्या? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये मित्रों लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था सितंबर को प्रस्तुत किया गया था 1991 में। लोकसभा से पास हुआ 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में पास हुआ 23 दिसंबर 1993 को और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया इसे 20 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ये 2 होगा मित्रों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 2 कर लीजिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब किया? 20 अप्रैल 1993 को। और लागू कब हुआ आप जानते ही हैं, 24 अप्रैल को। और इसी के साथ ही
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक के बाद। तो उसकी विशेषताएं कुछ थी, उन विशेषताओं पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, संवैधानिक दर्जा दिए जाने का मतलब क्या था? तो संवैधानिक दर्जा दिए जाने का मतलब ये था कि आप जानते हैं नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ही इसे क्या किया गया था, रखा गया था। इसका मतलब राज्य जब चाहे तब ग्राम पंचायत का गठन करे, राज्य चाहे तो जब चुनाव भंग कर दे, राज्य चाहे तो ग्राम पंचायत बनाए ही ना। इस प्रकार से बहुत सारी असुविधाएं थी। ठीक, लेकिन उसको जब ये संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया तो राज्यों के लिए बाध्यकारी हो गया कि वो रेगुलर चुनाव करवाएंगे, रेगुलर ग्राम पंचायत का गठन करेंगे, पदाधिकारियों को कैसे रखा जाएगा, क्या किया जाएगा, कितने वर्ष में चुनाव होगा, वे सारी की सारी बातें किस में लिख दी गई, हमारे संविधान में लिख दी गई। और उसके अनुसार अब क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा देने के बाद यदि राज्य इस प्रकार का उसमें लिखी हुई बातों का पालन नहीं करेंगे तो आप उसको लेकर जो है उन्हें कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये फायदा हुआ कि पंचायती राज जो व्यवस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा मिला, जिससे आप उनमें लिखी गई बातों को राज्यों का जो है वो पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके द्वारा संविधान में 243 से 243O तक के अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, तो ए से लगाकर ओ अगर आप देखेंगे तो ये कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए मित्रों, 15 नहीं थे। कई बार आंसर 15 लगा कर आते हैं, गलत हो जाता है। 243 भी उसमें शामिल है और टोटल हो जाएंगे 16 अनुच्छेद। ठीक है, 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं, आपको ढंग से पता है। और भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 इस प्रकार नहीं आएगा मित्रों, आपको ये वाला 9 याद रखना पड़ेगा। भाग 9 इस प्रकार आएगा रोमन लिपि में। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया। इसके अलावा नियमित निर्वाचन, निश्चित कार्यकाल, ओबीसी, एससी, एसटी तथा महिलाओं के लिए आरक्षण राज्यों के लिए बाध्यकारी होंगे, ये कहा गया। इनको करना ही पड़ेगा। आरक्षण की बात की गई है, आगे हम लोग देखेंगे एक एक आर्टिकल में क्या क्या बातें की गई है। ठीक है, ओबीसी, एसटी, एससी को उनके जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात पहले की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य किया गया, परंतु राज्य जिसकी आबादी 20 लाख से कम हो उसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करना अनिवार्य नहीं होगा। इसके स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करना अनिवार्य होगा। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न बन सकता है। हम अभी तक ये जानते हैं कि सभी जगह जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रही है हमारे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर बढ़िया भ्रम करने के लिए डाला जा सकता है कि क्या 73वें संविधान संशोधन में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करना अनिवार्य है? तो यहाँ पर नहीं है मित्रों। ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा नहीं है। यहाँ पर जिस जगह की आबादी, जिस क्षेत्र की आबादी, जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम हो वहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करना अनिवार्य नहीं है। उसके स्थान पर वे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकता है। ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना अनिवार्य होगा। तो ये बिल्कुल लिखा हुआ है संविधान में, बहुत बढ़िया सेशन रीजन में पूछा जा सकता है। ठीक, और हम लोग चांस लेते हैं, हाँ 3 स्तरीय सब जगह है तो इसमें भी होगा। नहीं है, 20 लाख से जिस राज्य की आबादी कम है वहां द्विस्तरीय लागू किया जा सकता है। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं उनके कार्य करने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। तो 73वें संविधान संशोधन के 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय उनके कार्य से संबंधित प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये था मित्रों आज मुख्यतः हमको जो केंद्रित रहना था पंचायत की समितियों पर, जो हम लोगों ने डिस्कस की है। आगे आने वाली क्लास में हम लोग जो धाराएं 73वें संविधान संशोधन में जो धाराएं हैं और छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो अधिनियम है उनको मिलाकर पढ़ेंगे। मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन सी धाराओं में पंचायतों को जो है राज्य उनको लागू करना अनिवार्य है और कौन कौन सा लागू करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट लेवल में ये पूछा
जा सकता है। तो कौन सा बाध्यकारी होगा, कौन सा नहीं होगा, किसके लिए राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है, उन सभी परिस्थितियों पर हम लोग बहुत अच्छे से और ढंग से जो है वो चर्चा करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट जरूर करेंगे मित्रों, ठीक है। लाइक करके कमेंट जरूर करेंगे। चाहे आपको क्लास अच्छी लगी हो, नहीं लगी हो, तो आपका सुझाव जो है आमंत्रित है। यही हमको मोटिवेशन प्रदान करेगा। मैं आगे पूरी क्लास करवाऊंगा, ठीक है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल है, तो वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।